ऑलराइट, सो आज क्या है, राइट आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। और आप लोग कहेंगे कि सर आज ट्यूसडे है। ऑफ कोर्स आज ट्यूसडे है, आज जुलाई 25 है, ठीक है, आज जुलाई 25 है, आज ट्यूसडे है, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। क्या है आज? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देना चाहते हैं। अगर आप लोगों को जूम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि जूम में ये प्रॉब्लम आ रही है, और आपको वो सारी क्लैरिफिकेशंस और डिटेल्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को रीनेम करना नहीं आ रहा है, देखिए रीनेम करना नहीं आ रहा है तो अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि आप किस नाम से जुड़े हुए हैं, ताकि आपका अटेंडेंस बन जाए। और नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करने से पहले आप लोग क्या करिएगा कि अपने आप को रीनेम करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आप लोग रीनेम करते हैं तो हम लोगों को अटेंडेंस लेने में और कोऑर्डिनेटर्स को थोड़ा सा वो जो है वो अच्छा लगता है ना, इजी रहता है। इसीलिए आप लोग प्लीज अपना अपना ओरिजिनल नाम से ही जुड़े, राइट। एनीवेज, वर्ड आज जिनका आज पहला क्लास है, जो नए हैं आज के क्लास में, वो भी जो जूम के लिए नए हैं थोड़ा सा जूम सीख लें उस फ्री टाइम में, और उसके बाद जो है वो अगले क्लास में हर चीज का ध्यान रखें। अगर नए हैं जूम में तो एक और चीज बता देते हैं, आपके स्क्रीन के नीचे 3 डॉट साइड में दिख रहा होगा, मोर लिखा होगा, वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी चैट कर सकते हैं। रेज योर हैंड सुनाता है, उससे हाथ उठा सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री टाइम में। ठीक है, तो आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, यानी एवरी ईयर जुलाई 28 वर्ल्ड ऑब्जर्व दिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वी ऑब्जर्व दिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, वी आर जस्ट रिमेम्बरिंग द डिस्कवरर हु डिस्कवर्ड दिस हेपेटाइटिस, एंड ये हमारे जो हेपेटाइटिस है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो हेपेटाइटिस डे है, ये शुरुआत हुआ था इंडिया के कटक से, उड़ीसा से शुरुआत हुआ था इसका। और हम हेपेटाइटिस, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एक तरह का बीमारी है, इसीलिए हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, हेपेटाइटिस डे के नाम से मनाया जाता है। आज का दिन वर्ल्ड कंजर्वेशन डे भी है। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे है। टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, क्या करिए, उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे उसके अलग अलग टुकड़ों में आप लोग डिवाइड करते हैं, जैसे ही आप किसी भी वर्ड को अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, उसका रियल मीनिंग पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस, अब हेपेटाइटिस को हम क्या करते हैं, अलग अलग टुकड़े में डिवाइड करते हैं। तो हेपेटाइटिस में हम आइटिस को एक टुकड़े में डिवाइड अलग कर देते हैं, और हेपैट को हम एक टुकड़े में अलग कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस हेपैट को अलग कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हेपैट, और हम आइटिस को अलग कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस। ये जो हेपेट है, ये कहां से आया है? ये हेपेट, हेपेट जो है एक टर्म से आया है, जिसको हम कहते हैं हेपार, जिसको हम कहते हैं हेपार। हेपार नाम का एक टर्म है, उसी से हेपेट हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपार का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेपार?
हेपार मीन्स लिवर। हेपार का मतलब क्या होता है? लिवर। देखिएगा बायोलॉजी क्लास करते वक्त आपको ये फील होने लगेगा कुछ दिन के बाद कि आप डॉक्टर हैं, आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो सिर्फ डॉक्टर जानते हैं और वो आप लोग जानने वाले हैं। तो बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार सब्जेक्ट है, और आप लोगों को वो फील होने लगेगा कुछ दिन के बाद कि अगर स्टेथोस्कोप हम लगा ले तो मजा आ जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एक डॉक्टर को जितना होता है। ठीक है, मोस्टली डॉक्टर का आधा इंफॉर्मेशन आपको 11th-12th कंप्लीट करते करते मिल जाएगा। हेपार का मतलब क्या होता है? हेपार का मतलब होता है लिवर। हेपार का मतलब क्या होता है? लिवर होता है। हेपार मीन्स लिवर। और आइटिस मतलब क्या है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इंग्लिश आप लोगों का थोड़ा सा भी सही होगा तो इन्फ्लेमेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे अब तक। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। अगर हिंदी में लिखा जाए तो हम इसको लिखेंगे सूजन। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? सूजन। मे बी मेरा हिंदी का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उतना हिंदी मुझे नहीं आता है। एनीवेज, इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो ये सूजन, तो स्वेलिंग को भी हम सूजन कहते हैं, है कि नहीं? स्वेलिंग को भी हम क्या कहते हैं? सूजन कहते हैं। सर फिर इन्फ्लेमेशन भी सूजन और स्वेलिंग भी सूजन, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है, अंतर है। इन्फ्लेमेशन को भी हम क्या कहेंगे? सूजन कहेंगे। देखिए आप लोग अपना अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है। अब अपने अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लीजिएगा कि आवाज हमारा क्लियर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार, क्योंकि बिहार में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, क्योंकि मौसम बहुत खराब होने की वजह से ये इंटरनेट जो है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसके कारण आपका पहला क्लास कैंसिल हो ही गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये स्वेलिंग और ये इन्फ्लेमेशन, ठीक है, स्वेलिंग का मतलब हम ऑलरेडी पहले क्लास में सब बता चुके हैं ना। तो स्वेलिंग का मतलब क्या है? बाहरी सूजन। और इन्फ्लेमेशन का मतलब है इंटरनल सूजन। ऐसा और दो। तो ये हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ? हेपेटाइटिस का मतलब हुआ लिवर का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जो आज जिनका पहला क्लास है वो लोग आइटिस का मतलब समझ गए होंगे कि आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। और ऐसा सूजन जो हमारे बॉडी के अंदर में रहे, ठीक है, अंदर में दिखे, बाहर ना दिखाई दे। अगर चोट लग जाता है, कहीं हम जाते हैं, टकरा जाते हैं, हमें यहाँ पे चोट लग जाती है, जब यहाँ पे चोट लग जाती है सूज जाता है, फूल जाता है। ठीक है, बार बार फूल जाता है। जब ये बार बार फूल जाता है इसका मतलब हम उसको कहेंगे स्वेलिंग, उसको कहेंगे स्वेलिंग। और अगर अंदर में सूजन है तो उसको कहेंगे इन्फ्लेमेशन। सो द सूजन, सूजन इनसाइड द बॉडी, इन्फ्लेमेशन। सूजन इनसाइड द बॉडी, इन्फ्लेमेशन। सूजन आउटसाइड द बॉडी, स्वेलिंग। सूजन इनसाइड द बॉडी, इन्फ्लेमेशन। सूजन आउटसाइड द बॉडी, स्वेलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो ये है हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस के कई टाइप्स होते हैं और ये लिवर में होता है। ठीक है, लिवर में ये एक वायरल इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जब टेस्ट इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि वायरल है कि बैक्टीरियल है। ठीक है, तो ये किसी भी पैथोजन के वजह से हमारे लिवर में, पैथोजन यानी बाहर से आने वाले कीटाणु, है ना, बाहर से आने वाले कीटाणु, जो बाहर से जब कीटाणु आते हैं वो कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर में जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, हमारे बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन, सो बाहर से आने वाले कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो सारे केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे कि हमें हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस हो जाते हैं और रिएक्शंस होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाहर से कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो पहला काम होगा कि हमें फीवर चढ़ेगा। हमें क्या होगा? फीवर। तो फीवर क्यों आता है? फीवर क्या है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज हुआ। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ? रेज हुआ।
ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब रेज हुआ, इसका मतलब है कि फीवर बढ़ा। और ये क्यों हुआ रेज? क्योंकि बाहर से कोई पैथोजन आया है, उसने कुछ हमारे बॉडी में अल्टरेशंस किए हैं, कुछ केमिकल मेटाबॉलिज्म चेंज किए हैं, जिसके वजह से हमें फीवर हुआ है। ठीक है, कोई भी पैथोजन आता तो पहला होता है कि हमें खांसी सर्दी होगा या फीवर होगा। हमारे गल अगर वो कीटाणु माउथ से एंटर किया है या नाक से एंटर किया है तो क्या हुआ, क्या होगा आपको, खराश वगैरह सब चीज होगा। यस और नो? पहले क्लास में हम ये सब बताए थे। तो हेपेटाइटिस यानी बाहर से आने वाले पैथोजन हमारे लिवर में, क्योंकि हेपार का मतलब होता है लिवर, यानी हमारे लिवर में जाकर अटैक करेंगे, वहां पे इंफेक्शन करेंगे, और वो इंफेक्शन की वजह से लिवर सूज जाता है, लिवर में सूजन आ जाती है। ठीक है, जब लिवर में सूजन आ गई तो क्या हो सकता है, लिवर में सूजन आने के बाद तो हो सकता है कि जॉन्डिस भी हो जाए, हो सकता है कि जॉन्डिस हो जाए, हेपेटाइटिस के बाद जॉन्डिस भी हो सकता है। क्योंकि जब लिवर में सूजन आती है, उसके आस पड़ोस में जो ब्लड वेजल होते हैं वो भी सूज जाते हैं, और वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे, अगर ये और ज्यादा कीटाणु प्रबल हो गए तो क्या करेंगे, ब्लड वेजल में होल्स क्रिएट कर देंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे, और वो क्या करेंगे, वहां से जो लिक्विड है वो रिलीज होने लगेगा, लीक होने लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं लिवर। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, लिवर होते हैं, ये हमारे लिवर है, ये सो नो रेडिश ब्राउन कलर का लिवर होता है। और क्या होते हैं हमारे, ये क्या है, ये आपको है डक्ट, है ना, ये क्या, कौन से डक्ट है, हेपैटिक डक्ट है। यस और नो? ये हेपैटिक डक्ट है। और ये हेपैटिक डक्ट क्या हुए, ये हेपैटिक डक्ट आपको आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लेकिन आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यहां से आते हैं और यहाँ पे एक थैला होता है, यहाँ पे क्या होता है, थैला होता है। आपके कुछ कुछ बुक्स में आपको ये थैला कुछ यहाँ पे दिया होगा, ऐसे करके थैला बनाया होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से थैला बनाया होगा। ठीक है, लेकिन थैला जो है वो कहाँ होता है, लिवर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, लिवर के पास होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे थैला ये बना देंगे। ठीक है, तो ये थैला यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, थैला यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, ये है गाल ब्लेडर। ये क्या है, ये गाल ब्लेडर है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है बाइल जूस, है ना। ये क्या है, ये है गाल ब्लेडर, ये है गाल ब्लेडर। 10th में पढ़ा होगा ये सब चीजें। ठीक है, ये सब लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ये गाल ब्लेडर है और इसके अंदर क्या सेक्रेट होंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बाइल। ठीक है, और ये क्या है, ये है लिवर, लिवर का दो अलग अलग लोब, और ये है लिवर से लाने वाले, बाइल को लिवर से लाकर इसके अंदर स्टोर करने वाले डक्ट। ठीक है, और ये क्या है, ये बाइल से ले, मतलब यहां से निकालकर इसके अंदर से आपको पैंक्रियास तक ले जाएंगे। जो यहाँ पे जो ट्यूब है, यहाँ पे जो ट्यूब है, ठीक है, और नीचे जो ट्यूब है, जो बाइल ले जा रहे हैं कहां तक, इंटेस्टाइन तक ले जा रहे हैं, है ना। इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां पे आपको डाइजेशन होगा, बाइल डाइजेशन करेगा, तो इंटेस्टाइन तक जाते हैं, तो यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कोर हो जाते हैं। तो ये बाइल सारा क्या होने लगते हैं, ये ब्लड में मिक्स होने लगते हैं, लीक होने लगते हैं, और ब्लड में मिक्स होने लगते हैं। बाइल लगभग येलोइश ब्राउन कलर क्या होता है, येलोइश ब्राउन पिगमेंट का होता है। तो ये जब ब्लड में मिक्स करेगा, येलोइश कलर का हमारा ब्लड का टेक्सचर चेंज होगा, और ब्लड जहां जहां मूव करेगा, पता है आपको, आपके ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, है ना, और ये ब्लड जहां जहां मूव करेगा, साथ साथ ये भी मूव करेगा। ठीक है, ये भी मूव करेगा, और ये बिलिरुबिन होगा, ये बिलिरुबिन है इसके अंदर, बाइल के अंदर जो बिलिरुबिन है जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड में मूव करेगा, जब ये ब्लड में पूरे बॉडी में जब ये मूव करेगा, जब ये पूरे बॉडी में मूव करेगा, जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां येलोइश कलर का अपीयरेंस होगा, जहां जहां जाएगा वहां वहां येलोइश अपीयरेंस होगा। जैसे पहला इसका अटैक दिखता कहां है, आंखों में दिखता है। पहला इसका अटैक कहां दिखता है, आंखों में दिखता है। गैलेक्सी J7 Max अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो अगर आपको रीनेम करना आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो प्लीज अपना अटेंडेंस आपके ग्रुप में डाल दीजिएगा, या फिर बता दीजिएगा कोऑर्डिनेटर को कि आपका नाम, ओरिजिनल नाम क्या है। ठीक है, और आप क्लास एंजॉय कर सकते हैं। यस, एंजॉय, हम बायोलॉजी को सोचते हैं कि सब एंजॉय करें, एंजॉय करके पढ़े, है ना। एनीवेज, तो क्या होता है, हमारे पहले आंखों में, पहले क्या होता है, हमारे आंखों में दिखता है। क्यों, क्योंकि आंखों का जो लेयर होता है व्हाइट कलर का है, कॉर्निया। ऐसा और नो, हमारा जो
स्क्लेरा, सॉरी स्क्लेरल लेयर है, स्क्लेरल लेयर है। तो ये क्या है, हमारा जो स्क्लेरल लेयर है, यहाँ पे देखा आपने देखा होगा कि हमारे ब्लड वेजल्स होते हैं आंखों के नीचे, हमारे नीचे क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स। तो वहां पे ब्लड आएंगे तो यहाँ पे येलोइश अपीयरेंस होगा, क्या होगा, पूरे आंखों में वो स्प्रेड हो जाएगा, लीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पूरे आंखों में येलोइश येलोइश अपीयरेंस आपको दिखने लगेगा। तो पहला जो सिम्टम जॉन्डिस का दिखता है वो आपके आंखों में दिखता है। उसके बाद धीरे धीरे आपके बॉडी के सारे स्किन पिगमेंट होने लगेंगे, यानी येलोइश कलर का अपीयरेंस दिखने लगेंगे। यूरिन से आपको येलोइश कलर का यूरिन आपको निकलने लगेगा, और ये सब कुछ होता है आपको इस बिलिरुबिन की वजह से, क्योंकि ये बिलिरुबिन आपके ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड किडनी में जाएगा, किडनी में जाकर ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या होगा, फिल्टर से आपको बिलिरुबिन निकलकर यूरिन से पास होगा, तो इसीलिए यूरिन भी येलोइश हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है, और वो लॉजिक यही है। तो लिवर इन्फ्लेम हुआ, ब्लड वेसल्स, बाइल लीक होता है बिकॉज ऑफ पोरस मेम्ब्रेन, यहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ से पोर्स बन जाते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, और पोर्स की वजह से आपको क्या करेगा, एपिथेलियल, या फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो गैप्स बनते हैं, या फिर यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उससे ब्लड क्या करेगा, वो अब्सॉर्ब, ब्लड में चला जाएगा, वो अब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। जब अब्सॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि हमारा वीडियो थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा हो, ठीक है, अगर लैग कर रहा हो तो आप लोग देख सकते हैं अपना अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो दिस इज व्हाट जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस इज, ठीक है। चलिए हम ज्यादा टाइम इस पर नहीं हम व्यतीत करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आप आज का पहला चैप्टर, यानी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस के कई सारे टेस्ट भी होते हैं और कई सारे टाइप्स होते हैं, तो सब टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो आप लोगों को समझ में अगर आ गया है तो आप लोग क्या करिए कि टिक का ऑप्शन होगा आपके पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में, आपको नीचे पोलिंग का ऑप्शन दिया गया होगा, वहां पे टिक का ऑप्शन होगा। आप लोग को अगर समझ में आ गया तो टिक करते जाइए, नहीं समझ में आया, अभ्यदित्य राणा, अच्छा समझ में आ गया तो टिक का ऑप्शन होगा, उस टिक को क्लिक कर दीजिए, हमें लग जाएगा कि आपको समझ में आ गया। ओके ओके, एनीवेज चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो बॉडी होता है, हमारा बॉडी, पूरा बॉडी, जैसे हम एक तरुण तिवारी यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, आप लोग वहां पे बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हमारा लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पे जो आप सब चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लास में क्या क्या हो रहा है। आस पड़ोस में हमारे पंखा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे वाटर बॉटल है, हमारे हाथ में मार्कर है, कई सारे चीजों को आप आस पड़ोस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, ठीक है, कुछ क्या है, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। अब इतना गर्मी है कि बाहर में पेड़ पौधों का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, ठीक है, हिल ही नहीं रहा है, और कुछ कुछ पत्ते जो हिल रहे हैं, यानी प्लांट्स भी है आस पड़ोस में, गार्डन है, बहुत अच्छा सुंदर सा यहाँ पे गार्डन बना हुआ, कई सारे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे यहाँ पे पुष्प हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, राइट। तो ये सब आस पड़ोस के जो सराउंडिंग्स है, आप लोग उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हर चीज किस चीज से बना है, हर चीज यहाँ पे सेल से बना है, किससे बना है,
सेल से बना है। यस ऑफ कोर्स, ये जो नॉन लिविंग सेल है, नॉन लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टेबल है, हमारे पास क्या है, टेबल है, हमारे पास टेबल है, हमारे पास कुर्सी है, वुडन ब्लॉक्स है, ये सब क्या वुडन ब्लॉक्स है। तो ये क्या लिविंग है? नहीं, ये नॉन लिविंग है। लेकिन क्या इसमें सेल नहीं है? इसमें भी सेल है, लेकिन ये सेल मरा हुआ है यहाँ। तो ये जिंदा था पहले, इसका मतलब ये है कि पहले जिंदा होगा। यस, ये जब पेड़ में था तो ये जिंदा था। ठीक है, यानी हमारे जो पेड़ है वो किस चीज से बने हैं? पेड़ बने हैं सेल से बने। ठीक है, हम किस चीज से बने हैं? हम किससे बने? हम भी सेल से बने। आप भी सेल से बने। हमारे आस पड़ोस में जितने भी लिविंग बीइंग आपको दिख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, वो सब सेल से बने। ठीक है, तो इसके पहले, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ना ही पढ़ाई। पहला चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में जो शुरू हुआ है वो सेल है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है और ये चैप्टर से ही कोई भी शुरुआत करता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो कहीं भी शुरू करते हैं, कोई भी बायोलॉजी के टीचर शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे सेल। क्यों? क्योंकि सेल हमारा बेसिक यूनिट होता है। अगर हम लोग सेल के बारे में जानेंगे तभी जाके बाकी चीजों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम कैसे बने हैं इसको समझना जरूरी होता है। तो सेल को समझना पहले जरूरी होता है। सेल को समझ लेंगे, सेल कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होते हैं ये समझ लेंगे, तब बाकी के डिटेल्स को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए बायोलॉजी का, क्योंकि बेसिक तो बेस होता है सेल, हम लोग फाउंडेशन होता है सेल, इसीलिए हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि सर ये इसके पहले का चैप्टर क्या होगा? तो इसके पहले का चैप्टर होगा, लेकिन हम लोग पहले सेल से शुरुआत करते हैं और इसीलिए हम सेल शुरू किए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। चलो, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। आपको पता है प्लांट्स एंड एनिमल दोनों किस चीज से बना है? सेल से बना है। हमारे पास बायोलॉजी में बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, दोनों होते हैं, है ना? बॉटनी भी होते हैं, जूलॉजी भी होते हैं। तो जब बॉटनी जूलॉजी दोनों होते हैं तो उसमें बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़िएगा, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़िएगा। तो सेल दोनों चीजों में सेल ही बेसिक यूनिट होता है। यानी हम जो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल जो है वो हमारा बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? वो बेसिक यूनिट होता है। तो कैसे बेसिक यूनिट होता है? हम बेसिक यूनिट उसको क्यों कहते हैं? तो मान के चलिए कि हमारे पास एक ऑर्गन है। हमारे पास क्या है? एक ऑर्गन। हमने अभी देखा लीवर के बारे में, हमने अभी देखा लीवर के बारे में, यानी लीवर हमारे पास एक ऑर्गन है। ठीक है, लिवर में आपको डक्ट, हमने देखा कि डक्ट होते हैं, लिवर में गाल ब्लैडर होते हैं, कनेक्ट होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने देखा था, राइट? ये हमने देखा अभी जस्ट अभी हमने देखा कि हमने इसमें क्या होते हैं, गाल ब्लैडर होते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट होते हैं कहाँ पे? ये कनेक्ट होते हैं आपके पैंक्रियास के हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में कनेक्ट होते हैं, है ना? तो ये बन जाता है आपका लिवर और गाल ब्लैडर। ये कैसे बना है? ये सिस्टम से काम कर रहा है। लेकिन ये जो हम किस चीज से बना है? लिवर सेल से बना है। किस चीज से बना है? लिवर सेल। यानी इस लिवर को बनाने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ी होगी? तो लिवर सेल की जरूरत पड़ी होगी। लिवर सेल, और हम लिवर सेल को क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, हेपेटोसाइट। ये साइट जो है, ये हम साइट का मतलब क्या है? हेपेटो का मतलब हमें पता है, यस और नो? हमने हेपैट पढ़ा, हेपेटाइटिस पढ़ा, तो हेपैट का मतलब हम लोग को पता है कि हेपैट का मतलब क्या होगा? हेपैट का मतलब होगा हेपार। हेपैट आया टर्म हेपार से, और हेपार का मतलब होगा लिवर। तो हेपेटोसाइट यानी साइट का मतलब क्या है? अब साइट इंडिकेटिंग सेल, साइट इंडिकेटिंग सेल। ठीक है, तो हेपार यानी हेपेटो यानी हेपार यानी लिवर, और साइट यानी सेल, तो लिवर सेल। तो ये किस चीज से बना है? लिवर हेपेटोसाइट से बना है, यानी लिवर सेल से बना है। ठीक है, किस चीज से बना है? लिवर सेल यानी हेपेटोसाइट से बना है। अब आप लोगों को कोई पूछे कि व्हाट इज हेपेटोसाइट, आप लोगों को लगेगा कि नया वर्ड है? नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को उसका तोड़ पता है। यानी आप तोड़कर आपको सिंपल वे में आपको पता है कि हेपेटोसाइट का मतलब क्या होता है।
है कि नहीं है? तो सिमिलरली ये किस चीज से बना है? लिवर सेल से बना है। ये लिवर सेल से बना है। तो सेल क्या हुआ शुरुआत में कैसे बनेगा? तो यहाँ पे एक छोटे से हेपेटोसाइट होंगे, वो हेपेटोसाइट और हेपेटोसाइट, कई सारे हेपेटोसाइट ऐसे बनेंगे, कई सारे ऐसे हेपेटोसाइट्स, कई सारे ऐसे हेपेटोसाइट्स होंगे, ठीक है, कई सारे ऐसे हेपेटोसाइट्स होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और बन जाएंगे हमारे लिवर सेल। तो ये हेपेटोसाइट पहले लिवर टिश्यू बनेगा, लिवर टिश्यू के बाद क्या बनेगा? लिवर टिश्यू के बाद अब ये एक ऑर्गन यानी लिवर बनेगा। तो पहले शुरुआत कहां से हुई है? पहले शुरुआत हुई है सेल से, यानी एक सेल, ये एक हेपेटोसाइट कई सारे हेपेटोसाइट को जोड़ेगा एक साथ, तो एक लिवर टिश्यू बनाएगा और ये टिश्यू ही जाकर आगे चल के ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखते हैं कि ये आपको कुछ प्लांट सेल है, कुछ प्लांट सेल है। ठीक है, ये क्या है? कुछ प्लांट सेल है। ये सारे प्लांट सेल आपको, सारे प्लांट सेल जुड़कर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। और ये मान के चलो एक पैरेन्काइमा सेल है। क्या है? एक पैरेन्काइमा सेल है, एक प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है, पैरेन्काइमा सेल है, राइट? तो ये पैरेन्काइमा सेल जो है कहां प्रेजेंट होता है? फ्लावर में प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। तो लीफ बनाने के लिए पहले ये एक सेल मल्टीपल सेल में बना होगा और मल्टीपल सेल टिश्यू बन गया। अब ये टिश्यू ही आपको लीफ बनाएगा या प्लांट बनाएगा या जो भी बनाना है उसको बनाएगा, आगे ब्रांचेस बनाएगा। तो उसका बेसिक क्या हुआ? सेल हुआ। यानी पहले एक सेल होगा, सेल क्या बनेंगे? सेल धीरे धीरे करके। अच्छा, कोई भी एक स्कूल का निर्माण कैसे होता है? कोई भी एक स्कूल कैसे बनता है? स्कूल बनता है, आप लोगों को पहले क्या होंगे? पहले एक इंसान बैठा बैठा सोचेगा कि चलो एक स्कूल खोलते हैं। ठीक है, भगवान सोचे हैं चलो एक इंसान बनाते हैं। ठीक है, भगवान सोचे चलो एक इंसान बनाते हैं, भगवान ने एक इंसान बनाया होगा। हर समय ना ब्रिक्स का एग्जाम्पल मत दीजिए, हर समय ब्रिक्स का एग्जाम्पल बोरिंग लगने लगता है। एक बार के बाद सेम एग्जाम्पल, हर टीचर सेम एग्जाम्पल देता है, ठीक है, वो बोरिंग हो जाएगा। तो थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या करते हैं? चेंज करते हैं। भगवान बैठ के सोच रहे थे कि अच्छा चलो आज हम क्या करें? आज हम इंसान को बनाते हैं जो कि धरती पर जाकर प्रलय मचाएगा, आतंक मचाएगा। उस इंसान को हम बनाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाएगा, उस इंसान को हम बनाते हैं। जो बायोलॉजी पढ़ेंगे चलो उस इंसान को बनाते। तो इंसान को बनाए, तो सोच रहे थे भगवान कैसे बनाए, कैसे बनाए। ठीक है, वैसे ही उन्होंने इंसान को, कई सारे इंसान को बना दिया। ठीक है, कैसे सारे इंसान को भगवान ने मिट्टी से गढ़ दिया या जो भी किया है, जो भी मैथोलॉजी में है समझ लो, बना दिया। अब जो इंसान है वो बैठ कर सोच रहा है कि चलो एक स्कूल बनाते हैं, एक स्कूल खड़ा करते हैं। तो उस इंसान के दिमाग में आया कि चलो एक स्कूल बनाते हैं, स्कूल खड़ा करते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर्स रखेंगे। ठीक है, सारा ये सेटअप करेंगे, एग्जाम लेंगे वगैरह वगैरह, और पैसे आएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसको एक बिजनेस बना लेंगे। एक कोई एक बंदा जो स्कूल चला रहा है वो बैठकर सोच रहा होगा चलो स्कूल चलाते हैं, कुछ उसमें सोशल सर्विस भी कर देंगे, कुछ बच्चे को फ्री में भी पढ़ा देंगे, ऐसे सब सोच रहे होंगे। एक इंसान जो सोच रहा है वो क्या करेगा? अब बात करेगा अपने फ्रेंड से, यार सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड कहेगा चलो कर लेते हैं। तो पहले क्या करेगा? पहले अब वो क्या, पहले वो जमीन लेगा, है ना, पहले जमीन लेगा। जमीन लेकर उसने क्या कर दिया? एक बिल्डिंग तैयार कर दिया। बिल्डिंग तैयार करने के बाद पहले छोटा सा बिल्डिंग तैयार किया। उसमें क्या किया? उसमें कुछ टीचर्स को अपॉइंट किया। वो टीचर्स को अपॉइंट किया तो एक टीचर का एक यूनिट बना। ठीक है, एक टीचर को अपॉइंट कर दिया। उसके बाद क्या किया? अब एडवर्टाइजमेंट दिया। अब बच्चों को ज्वाइन इकट्ठा करने लगा, उसमें कोऑर्डिनेटर रखा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो तैयार किया। एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तैयार किया, उसके बाद एक एडमिशन डिपार्टमेंट तैयार किया, राइट, उसके बाद एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट तैयार किया, अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार किया। लेकिन वो शुरुआत कैसे किया? शुरुआत अपने आप से किया। पहले वो सोचा, अपने दोस्त से बात किया। तो एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट में आते हैं, दूसरे सेल इकट्ठा होते हैं और अलग अलग सेल जोड़कर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी सारे टीचर्स का एक ग्रुप बना, तो टीचर का एक ग्रुप है तो एक ग्रुप बनकर एक डिपार्टमेंट बना। ठीक है, तो उस टाइप के टीचर एक सेल है, तो वो डिफरेंट टाइप के सेल है। हम क्या है, मुझे एबीसीडी नहीं आता है, मुझे सिर्फ मैनेजमेंट आता है, मेरे पास पैसे हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे पास पैसे हैं, हम लगा सकते हैं किसी बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, हम इन्वेस्टर है, हम सेल है। ठीक है, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। तो हम क्या है? हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जिसके पास सिर्फ पैसा है, नॉलेज नहीं है।
यानी पढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ हमारे पास पैसे हैं, ठीक है। उसके मार्केटिंग बिजनेस में नॉलेज है, भले सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग में नॉलेज है, बिजनेस है, पैसा है। हम क्या किए, हम डिफरेंट और भी सेल्स हमारे पास आए, ठीक है। उस सारे सेल्स को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, एक डिपार्टमेंट बनाया, तो वो एक डिपार्टमेंट बना। तो हम एक सेल है, हम एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग या हम एक इन्वेस्टर एक डिपार्टमेंट है, टीचिंग का एक डिपार्टमेंट हुआ, एडमिशन का एक डिपार्टमेंट हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट हुए, तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के पास अलग अलग स्किल होता है कि नहीं है। एडमिशन वालों के पास एडमिशन, अकाउंट्स, बिलिंग का सबका स्किल होता है, वो पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पास वो अकाउंट्स का स्किल नहीं होता है, मे भी हो सकता है कुछ स्किल्ड हो पर्सन, लेकिन फिर भी वो स्किल नहीं होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वो अलग अपने अपने डिपार्टमेंट, वो एक्सपर्ट होते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट को जोड़कर एक स्कूल बनता है, एक इंस्टीट्यूट बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। सब इस बात से वाकिफ है, सब इस बात को समर्थन देते हैं कि हाँ सर ऐसा ही होता है। यस, अगर समर्थन देते तो हाथ उठाइए, अगर समझ में आ गया तो हाथ उठाइए, ठीक है, कि हाँ सर ऐसा ही होता है। यस यस ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। ऑलराइट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग यहाँ पे फंक्शन है, अलग अलग काम है, राइट। वैसे ही सब मिलकर क्या बना, स्कूल बना। वैसे ही हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग सेट ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ डिपार्टमेंट यानी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरा बॉडी तैयार हो जाता है, ठीक है। पूरा बॉडी तैयार हो जाता है। तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा एक सेल, एक टीचर आएंगे, वो टीचर अपने साथ और भी टीचर को जोड़ेंगे, ठीक है, और भी टीचर को जोड़ेंगे। तो एक टीचर कई सारे टीचर को जोड़ा, यानी एक सेल और भी आस पड़ोस सेल को जोड़कर एक टीचर का एक डिपार्टमेंट तैयार किया, एक टीचर टीचिंग डिपार्टमेंट तैयार किया, एक स्टाफ डिपार्टमेंट तैयार किया, है ना। तो वो जब डिपार्टमेंट तैयार किया, यानी एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर क्या किए, एक डिपार्टमेंट तैयार किए। वो क्या करेंगे, टीचिंग, एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप of cell perform a specific function। हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टिश्यू। हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टिश्यू। ये टिश्यू का डेफिनेशन है, क्या है, ये टिश्यू का डेफिनेशन है। यानी सिमिलर टाइप ऑफ सेल एक कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसको हम टिश्यू कहेंगे। यानी एक टीचर के पास एक स्किल था कि हम बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं, मेरे जैसे स्किल्ड पर्सन, यानी सॉरी, हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हमारे जैसे कई सारे बायोलॉजी टीचर को हम जब एक साथ हम जोड़ लेंगे और हम क्या करेंगे, एक बायोलॉजी डिपार्टमेंट तैयार कर लेंगे। कॉलेजेस में होता है ना, इंग्लिश डिपार्टमेंट, बायो डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो हम एक बायो का डिपार्टमेंट हम तैयार कर लेंगे। तो हम क्या हुए, एक टिश्यू हुए, अपने ही जैसे कई सारे टीचर्स को इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट तैयार किए, एक टिश्यू तैयार किए, हम टिश्यू हो गए। हमारे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट सब मिलकर क्या किया, एक इंस्टीट्यूट बनाया, है ना, एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एक डिपार्टमेंट, टीचर का एक डिपार्टमेंट बनाया। तो वैसे ही अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू, अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू का डिपार्टमेंट बनाते हैं। ऐसा नो, ऑर्गन्स बना सकते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन के बाद सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है, आप लोगों को पता होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, राइट। 10th स्टैंडर्ड में आपने सब पढ़ा होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा टिश्यू सिस्टम के बारे में, 10th में पढ़ा होगा ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो वो सब ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। यस, तो पहले कहां से शुरुआत हुआ, सारे कहानी का शुरुआत हुआ सेल से। सारे कहानी का शुरुआत कहां से हुआ, हम सोच रहे हैं कि टीचर, हम सोच रहे हैं स्कूल बनाए, यानी सेल, सेल से शुरुआत हुआ है कि नहीं है, सारा खेला सेल से ही शुरू हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं, और सेल हमारे क्या हैं, सेल हमारे बेसिक यूनिट हैं। सेल क्या है, हमारे बेसिक यूनिट है। सो सेकेंड, हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेल इज द बेसिक
यूनिट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और सेल क्या है, सेल एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, ऑल राइट। चलो, तो ये कुछ सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में हिस्ट्री समझ लेते हैं कि सेल का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सेल के बारे में और डिटेल देखेंगे। तो सेल का जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो नाम आता है कि सेल का डिस्कवरी कब हुआ, है ना। हिस्ट्री में पहला उसका कैसे आया धरती पर, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके बाद जो सेल है आगे चल के क्या क्या मॉडिफिकेशंस उसमें आए, उसमें क्या क्या होते, उसके बाद क्या क्या डिस्कवरीज हुए उसमें, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग नोट कर सके, नोट्स बना सके। और जो जो हर एक लेक्चर में आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो आप लोग लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी हम बोर्ड पे लिखेंगे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या आप लोग कॉपी करेंगे, जो भी करेंगे आप लोग की सुविधा के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स ले सकते हैं। और जो बोर्ड पे हम लिखेंगे वो सब चीजें हमें नोटबुक में चाहिए, और वो नोटबुक पे जो आप लोग लिखेंगे वो मुझे फोटो क्लिक करके होमवर्क के रूप में मुझे रोज के रोज सबमिट करेंगे। यानी जो जो हम क्लास लेंगे उसका मुझे लेक्चर नोट्स, यानी जो बोर्ड पे लिखेंगे रनिंग नोट्स आप लोग मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, यही आप लोगों का डेली का होमवर्क रहेगा, रोज किसी दिन बताना नहीं पड़ेगा, डेली डेली अपना ये होमवर्क आप लोग करके भेजते रहिएगा। ठीक है, होमवर्क। और अगर होमवर्क सबमिशन नहीं होता है तो उसके बाद थोड़ा सा टफ डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। तो प्लीज ये होमवर्क आप लोग करते रहिएगा, ये आप लोगों की भलाई के लिए ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और ये है टिश्यू का डेफिनेशन है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल राइट, तो पहले अब हम बात करेंगे हिस्ट्री का। सबमिट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, हमें व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगा, या फिर अगर ग्रुप में नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये 9080267708 इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो ग्रुप में भी भेज सकते हैं, लेकिन ग्रुप में भेजेंगे तो बाकी लोग भी अनॉयड होंगे। ठीक है, कई सारे टीचर्स हैं अनॉयड हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, बेस्ट रहेगा वो तो। ठीक है, क्योंकि सब देखेंगे चलो इन्होंने इससे भेज दिया, हमें भी भेजना चाहिए। ठीक है, तो भेजेंगे, नहीं है तो आप पर्सनली भी इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे भेजेंगे तो एक ऑटो रिप्लाई मैसेज आएगा, हेलो लर्निंग, वेलकम टू लर्निंग लाइफ, हाउ मे आई हेल्प यू वगैरह वगैरह। ठीक है, उसको अवॉइड कर दीजिएगा, आप अपना काम जो है भेजना, बस उसको भेज दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, दिस इज द नंबर। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। और ग्रुप में हमारा नाम लर्निंग लाइफ से होगा। ग्रुप में अगर ग्रुप से नंबर निकालना है तो लर्निंग लाइफ से होगा। ये इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, यही मेरा नंबर होगा, ये इस नाम से होगा, लर्निंग लाइफ के नाम से। ठीक है, चलो, तो ये था आपका डिटेल। अब हिस्ट्री की बात करें तो हमारा सेल पहली बार कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यस और नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और वो ये है कि पहले तो धरती बना, है ना, धरती बनने के बाद कई सारे चेंजेस हुए धरती में, कई सारे चेंजेस हुए। अगर आपको ये जानना है कि धरती कैसे फॉर्म हुआ, धरती में ऑर्गेनिजम्स पहले कैसे क्रिएट हुए, तो ये सब चीजें आपको कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर इस चैनल पे आप लोग जाइएगा, लर्निंग लाइफ ऑनलाइन आपका चैनल है, उस चैनल पे जाइएगा तो आपको एक वीडियो हमने बनाकर डाला हुआ है, उस पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि पहले क्या होता है, बाहर से बर्स्ट आते, यानी बहुत सारे फायर बॉल्स आते कह सकते हैं, या फिर वहां से कई शूटिंग स्टार्स होते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि मीटियोर्स हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आपको आते हैं और अर्थ को हिट करते हैं। एक बॉल है जिसको हिट कर रहे हैं, हिट करने के बाद वहां पे वाटर का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में आपको अमीनो एसिड भी होंगे, और वो धीरे धीरे करके सब एक साथ जुड़ने लगे और डीएनए बनाए। फिर डीएनए क्या किए, एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल बनाया। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल धीरे धीरे करके यूकैरियोटिक सेल बनाया, और वो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स में क्रिएट हुए।
ठीक है। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म, वाटर ऑर्गेनिज्म पहले फॉर्म हुए, फिर वहां से वो एक क्रिएचर रेंगते हुए धरती पर आया, और फिर वो रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टाइल्स के बाद उसमें थोड़े पैर क्रिएट हुए, है ना, फिर वो धीरे धीरे डायनासोर या और भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते गए। ये सब डेवलपमेंट है कि धरती डेवलप हुआ। तो ऑर्गेनिज्म शुरुआत कैसे हुआ? एक सेल से शुरुआत हुआ। वहां पे भी आप देखिएगा तो सेल शुरुआत कहां से हुआ? ऑर्गेनिज्म का एक सेल से शुरुआत हुआ। यानी पहला जो सेल बना वो क्या है? वो एक प्रोकैरियोटिक सेल बना। वो क्या बना? एक प्रोकैरियोटिक सेल बना, और उसी के बाद यूकैरियोटिक बने, और धीरे 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 ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। तो पहला जो बना धरती बनने से, धरती बनते वक्त जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है। एक ऑक्सीजन एवॉल्विंग बैक्टीरिया आपको डेवलप हुए, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। क्यों? क्या हुआ? जब धरती डेवलप हो रहा था, जब धरती डेवलप हो रहा था उस वक्त वहां पे जो पानी था, जो वाटर बॉडीज थे, वो बहुत ही ज्यादा सलाइन थे, टॉक्सिक थे। यानी सलाइन, सैलिनिटी था, टॉक्सिक था। तो उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थे। तब जाके एवोल्यूशन हुए, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीजिंग बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। ऑक्सीजन रिलीजिंग बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्म हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया हुए, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे, तो उसका जो टॉक्सिसिटी है उस वाटर का, ये साइनोबैक्टीरिया, टॉक्सिसिटी है उस वाटर बॉडी का, वो कम होने लगा, और धीरे धीरे करके आपका टॉक्सिसिटी कम हो गया। अब वहां पे लाइफ फॉर्म जो है वो डेवलप होने लगे, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस होने के वजह से वहां पे लाइफ फॉर्म डेवलप नहीं हो सकते थे। लेकिन जैसे टॉक्सिसिटी कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, वहां पे ऑर्गेनिजम्स, और भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना शुरू हुए। ऐसे ही करके एक्वाटिक लाइफ बना, और एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ बना। ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीजें 12th स्टैंडर्ड के एवोल्यूशन चैप्टर में आप लोग को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। या फिर वहां पे भी उतना डिटेल में नहीं है, आप लोग डिस्कवरी चैनल देख सकते हो। ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक में आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, बीबीसी में वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। या फिर आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे चैनल पे कुछ उसका वीडियोस का जिस्ट हमने डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री। तो ऐसे शुरू हुआ, शुरू होने के बाद ये डिस्कवरी थोड़ी हुआ था, क्योंकि डिस्कवरी हुआ ही नहीं था। इसका डिस्कवरी कब हुआ? इसका डिस्कवरी हुआ जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया कि उनके पास क्या था? उनके पास कॉर्क सेल था। क्या था? कॉर्क था। कॉर्क यानी पहले के जमाने में क्या किया था, जो बॉटल्स होते हैं उसके कवर होते हैं वो वुडन के होते थे, रबर कॉर्क या रबर के या वुडन के, लगभग वुडन जैसा होता था। ठीक है। यानी मान के चलो कि हमारा बॉटल है, ठीक है, क्या है ये बियर का भी बॉटल का कवर होता है, कई सारे अल्कोहल के होते हैं, कई सारे परफ्यूम्स के बॉटल्स होते हैं, कई सारे दवाओं के बॉटल्स होते हैं। तो ये जो हमारे बॉटल है, मुझे नहीं पता कि किस चीज का बॉटल ऐसा दिखता है, ठीक है, आई एम ए कंप्लीट टीटोटलर। तो किसी भी तरह का बॉटल हो यहाँ पे ऊपर में क्या होते हैं? वहां पे ऊपर में क्या होते हैं? कॉर्क होते हैं। वहां पे क्या होते हैं? कॉर्क। इस तरह का वुडन इसका कैप होता है, इस तरह का वुडन कैप होता है, और हम इसी को कहते हैं, वुडन या रबर का होता है, इसी को कहते हैं कॉर्क। इसी को कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क। और उनके पास ऐसा ही था, और इसी को उन्होंने क्या किया? स्लाइस किया। ठीक है। स्लाइस करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में, उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप में कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप में क्या किया? कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। और ये जो कॉर्क है, ये किस प्लांट से बना हुआ था? ये क्वेरकस प्लांट से बना हुआ था। ये किस प्लांट से? क्वेरकस एक तरह का ओक ट्री होता है, एक तरह का ओक ट्री होता है। और इसी ओक ट्री, आप जाकर ढूंढिएगा कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं क्वेरकस का प्लांट कैसा दिखता है। ठीक है। वो ट्री हम यहाँ पे बना तो नहीं सकते, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप नेट में सर्च कर सकते हैं। क्वेरकस, ये जो क्वेरकस है, उसी प्लांट के सेल को पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। ठीक है। यानी माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था। तो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किसने किया होगा? कब हुआ होगा? तो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी इससे पहले हो गया था, और रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था।
माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था जॉनसन जकारियास ने। जॉनसन जकारियास नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, ठीक है। माइक्रोस्कोप को जॉनसन जकारियास ने डिस्कवर किया था, और जॉनसन जकारियास ने जब डिस्कवर कर दिए थे, क्योंकि वो एक ऑप्टिशियन थे, ऑप्टिशियन कहते हैं ना शायद उसको, जो चश्मा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो चश्मा वगैरह बनाते थे, ठीक है, ग्लास का काम करते थे, स्पेक्टिकल्स का काम करते थे, ठीक है, तो स्पेक्टिकल्स बनाते थे। तो उन्होंने ही एक खेल खेल में एक ऐसा डिस्कवरी कर डाला जिसको हम आज माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, और वही वो इंसान है जिन्होंने खेल खेल में एक और डिस्कवरी कर डाला। और क्या डिस्कवरी कर डाला? उन्होंने डिस्कवरी कर डाला टेलीस्कोप का। यानी एक ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों को बनाया, ठीक है, टेलीस्कोप भी बनाने वाले वही थे और माइक्रोस्कोप को भी बनाने वाले वही थे। उनके बाद रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का, क्योंकि जब टेलीस्कोप, जब माइक्रोस्कोप जॉनसन जकारियास बनाए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट का भीड़ लग गया उनके पास खरीदने के लिए उसको, ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कहा ना, हम नहीं खरीदेंगे उसके पास, हम उसके पास नहीं जाएंगे खरीदने के लिए, खुद बना लेंगे अपना माइक्रोस्कोप, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने फिर अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उसी माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, उसी माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में देखा उस माइक्रोस्कोप का डिटेल, ठीक है, माइक्रोस्कोप का डिटेल, माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ठीक है, और बाकी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं, लर्निंग लाइव ऑनलाइन, यूट्यूब के इस चैनल पे आप जाकर माइक्रोस्कोप का डिटेल देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप का डिटेल आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, वहां पे जाके आप माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर और फंक्शन देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम अगले कुछ दिनों में, कुछ लेक्चर्स में हम माइक्रोस्कोप आपको डायरेक्टली हम दिखाएंगे कि कैसा दिखता है और उसके पार्ट्स की क्या फंक्शन है। आप उसके पहले अगर देखना चाहते हो तो जाकर चैनल पे देख सकते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप। और सेल का भी एक वीडियो है उसपे, जिसपे आपको हमने जकारियास जॉनसन का फोटो दिया हुआ है, उसपे माइक्रोस्कोप जो उन्होंने यूज किया था रॉबर्ट हुक ने, उसका भी फोटो दिया हुआ है, तो वो सब चीजें आप लोग देख सकते हो वहां पे, ठीक है। तो जकारियास जॉनसन ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने खुद के माइक्रोस्कोप से क्या किया, माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल के मदद से उन्होंने क्वेरकस प्लांट के कॉर्क सेल के मदद से सेल को देखा, ठीक है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हमारा जो सेल है ये कैसा दिख रहा है। ओ माय गुडनेस, ये तो सेल एकदम खाली खाली दिख रहा है, यानी छोटे छोटे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। देखिए कुछ इस तरह से उनको सेल दिखा, कुछ इस तरह से एम्प्टी। ये मत समझिएगा कि लिवर सेल है, लिवर सेल हमने ऐसे ही बनाया था, तो लिवर सेल नहीं है, ये कॉर्क सेल है। कुछ उन्होंने ऐसा ही उनको दिखाई दिया, ठीक है, उनको कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, ठीक है, उनको कुछ इस तरह से दिखाई दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये तो खाली खाली हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, ये क्या है? फिर उन्होंने कहा कि ये स्मॉल एम्प्टी कंपार्टमेंट है, स्मॉल एम्प्टी रूम है। और इस स्मॉल एम्प्टी रूम को अपने भाषा में उन्होंने कहा इट्स अ सेला, इट्स अ सेला। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सेला नहीं कहा था, उन्होंने कहा था सेलुला, जो भी है, ठीक है। तो अपने भाषा में उन्होंने सेला या सेलुला कहा था। तो ये जो सेला है इसका मतलब क्या है? एम्प्टी रूम, यानी स्मॉल एम्प्टी कंपार्टमेंट। इसको मॉडिफाई करके हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सेल बना दिया, इसको मॉडिफाई करके अपने इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इसको सेल कहा, ठीक है, यानी स्मॉल एम्प्टी कंपार्टमेंट। क्लियर है? उनको ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा दिखा, स्मॉल एम्प्टी कंपार्टमेंट जैसा दिखा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं, जूम आउट यानी जूम नहीं करके हम बाहर आते हैं, तो बहुत ही छोटे 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 ऐसे ऐसे उनको स्ट्रक्चर दिखे, बहुत ही छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखे। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम फोकस करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा,
ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिए दिखे, कुछ हम फोकस करेंगे तो कुछ इस तरह से उनको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो हनीकॉम स्ट्रक्चर दिखा, जिनको उन्होंने कहा इट्स अ सेल, और हम उसको इंग्लिश में मॉडिफाई करके कहे ये है एक्सेल। किस साल में डिस्कवर किए? 1665 में। डिस्कवर करने के बाद ये जो थे ये और इनके साथ कई सारे फ्रेंड्स थे, ठीक है, कई सारे इनके कलीग्स थे, उन लोगों ने भी ये माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करके सब अपना अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाना शुरू कर दिए थे। इसी भीड़ में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और वही थे जो पहले एनिमल सेल को डिस्कवर किए थे, और वो साइंटिस्ट थे एवी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? एनिमल सेल को डिस्कवर किया, एनिमल सेल को डिस्कवर किया, और एनिमल सेल को डिस्कवर किया, बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया, ठीक है, ब्लड सेल को डिस्कवर किया, स्पर्म सेल को, स्पेशली स्पर्म सेल को डिस्कवर किया। तो ये कई सारे एनिमल सेल्स को डिस्कवर किए। तो ही इज द वन हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, he is the one who discovered different other animal cells. So ये फादर ऑफ क्या हुए? मुझे बताइएगा कि ये फादर ऑफ व्हाट? आपका होमवर्क है कि ये किस चीज के फादर कहलाए जाते हैं? फादर ऑफ व्हाट? ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क। ऑलराइट, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक एनिमल सेल्स को डिस्कवर किए, स्पर्म सेल को डिस्कवर किए, एनिमल सेल को डिस्कवर किए, बैक्टीरिया को डिस्कवर किए, इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, ये चीज आप लोग मुझे बताइएगा। राइट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए हम बैक टू आते हैं रॉबर्ट हुक, वापस आते हैं रॉबर्ट हुक पे। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया, इसलिए, और सारे डिस्कवरी इन्होंने करने के बाद ये खुद अपने अंदर नहीं रखे, सब चीजों को शेयर किया। किस रूप में शेयर किया? एज अ बुक इन्होंने पब्लिश किया, एज अ बुक इन्होंने पब्लिश किया। और उस बुक का क्या नाम था? इन्होंने जो बुक पब्लिश किया उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया नाम था उस बुक का। और ये बुक रॉबर्ट हुक ने लिखा था, या पेपर कह सकते, पब्लिश किया था रॉबर्ट हुक। ठीक है, जब उन्होंने पब्लिश किया था और सारे लोगों ने जब इसके बारे में पढ़ा, जाना, तो सब मिलकर क्या किए? इनको एक अवार्ड और एक पदवी से नवाजे। इनको कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब ये क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया? ओ माय गुडनेस, ये साइटोलॉजी क्या है? व्हाट इज साइटोलॉजी? हमने फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा, लेकिन हमें मतलब पता होना चाहिए ना साइटोलॉजी का मतलब क्या है। OMG, अब ये वर्ड आया, हमने ऑलरेडी देख लिया कि साइटो का मतलब क्या है, सेल। लॉजी ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास में शायद देखा था कि लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी मतलब टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। ठीक है, लॉजी मतलब टू स्टडी। जैसे हमने देखा था जूलॉजी, जूलॉजी, तो लॉजी मतलब स्टडी, जू मतलब एनिमल्स, टू स्टडी एनिमल्स वी कॉल इट एज जूलॉजी। सिमिलरली साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स टू स्टडी। ठीक है, तो साइटोलॉजी मीन्स टू स्टडी सेल, टू स्टडी सेल, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology which deals with the study of cell is called as cytology. ठीक है, the branch of biology which deals with the study of cell is termed as cytology. This is the homework. You have to write the definition of the cytology and submit it to me. This is another homework. ठीक है, ये अनदर होमवर्क है। ये होमवर्क क्या है कि हमने साइटोलॉजी का डेफिनेशन ओरली बोल दिया है, आपको ये लिखना है, लिखकर मुझे सबमिट करना है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell is known as cytology. ठीक है, the branch of biology which deals with the study of cell is known as cytology. तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया, किनको कहा गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया रॉबर्ट हुक को। किनको? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। अब ये जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, इन्होंने फादर ऑफ साइटोलॉजी का पदवी तो ले लिया। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी का
पदवी तो ले लिया, ओके। अब ये चुप रहे, चुप बैठे नहीं, अब ये चुप नहीं बैठे, इन्होंने और कई सारे डिस्कवरीज किए, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, क्योंकि एक सेल से उनको पेट नहीं भरा, अलग अलग टाइप ऑफ सेल पे उन्होंने डिस्कवरी करना शुरू किया, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ सेल पे उन्होंने डिस्कवरीज किए और सारे डिस्कवरीज को वो लोगों तक पहुंचाते रहे, ठीक है, लोगों तक पहुंचाते रहे। उसके बाद एक और होमवर्क है आपका, नेक्स्ट होमवर्क ये है कि हमारे जो फादर ऑफ जो भी हैं, ठीक है, एबी ल्यूवेनहॉक, ये किस साल में, ठीक है, ये किस साल में एनिमल सेल को डिस्कवर किए थे। फर्स्ट एनिमल सेल को जो डिस्कवर किए थे वो किस साल में किए थे, या हो सकता है कि बैक्टीरिया को डिस्कवरी जो इन्होंने किया, ये पहला बैक्टीरिया का डिस्कवरी किस साल में किया था, ये आपका होमवर्क है। इन विच ईयर आपको बताना है, ठीक है। तो क्या क्या अभी तक होमवर्क हमने दिया था, अभी तक हमने होमवर्क दिया कि जो भी हम बोर्ड पे लिखे लेक्चर नोट्स, रनिंग नोट्स बनाकर मुझे सबमिट करना है, पहला होमवर्क था। दूसरा होमवर्क था कि फादर ऑफ ये कौन है, एंटन वॉन लीवेनहॉक को क्या कहते हैं, फादर ऑफ व्हाट, ठीक है, कौन से साल में उन्होंने डिस्कवरी किया, ये भी होमवर्क था। उसके बाद हमने बोला कि साइटोलॉजी का डेफिनेशन आपको लिखना है, तो ये भी एक तरह का होमवर्क है, आपको लिखकर लाना है मुझे, ठीक है। ऑल राइट, चलो, तो ये हमने देखा। उसके बाद अब सेल को तो डिस्कवरी कर लिया गया, प्लांट सेल का भी डिस्कवरी हो गया, एनिमल सेल का भी यहाँ पे डिस्कवरी हो गया। उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये है कि सेल, अगर किसी चीज को हमें सेल कहना है उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक सेल को कहने के लिए हमें उसके पास कुछ तगदी होना चाहिए। तगदी मीन्स उसके पास कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ तो होना चाहिए। अगर हम टीचर कहलाने के लिए मेरे पास उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए, है ना, तो कुछ कैपेबिलिटीज होना चाहिए जिसके वजह से हम टीचर कहलाएंगे। सिमिलरली एक सेल कहलाने के लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए जिसके बदौलत हम उसको सेल कहें, है ना, कुछ वजूद होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो सेल के पास ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम क्या कहेंगे उसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को रनिंग नोट्स बनाने में मदद हो। 3 सेकंड टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए आप लोग, ठीक है। 3, 2, 1, डन, ठीक है। चलो होमवर्क को हम रिपीट कर देंगे। पहला होमवर्क है कि नोट्स आपको बनाना है। दूसरा होमवर्क है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी का डेफिनेशन आपको लिखना है। तीसरा होमवर्क है कि फादर एंटनी वॉन लीवेनहॉक किस चीज का फादर कहते हैं। चौथा होमवर्क ये है कि फर्स्ट टाइम एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने एनिमल सेल को किस साल में डिस्कवर किया, या बैक्टीरिया हो या एनिमल सेल हो, किस साल में फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कवरी किया, जिसके बाद उनको फादर ऑफ डैश का पदवी मिला। ये कुछ होमवर्क थे, ठीक है। और साइटोलॉजी जो हमने डेफिनेशन बोला वही लिखना है। ये नहीं कि आप किसी गूगल से उठाकर एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिख दें, नहीं, सिंपल सा डेफिनेशन हमने बोला वही आपको लिखना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और यही लिखना है आपको। ज्यादा कुछ उल्टा सीधा मत लिखिएगा, ठीक है। बहुत होशियार के चक्कर में कुछ भी एक पैराग्राफ लिखकर मत भेजिएगा, ठीक है। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। डेफिनेशंस आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स आपको नीट के लिए जरूरी है। तो इसीलिए हम ये सब कुछ हम मिक्स करके चलते हैं ताकि आपको बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन हो जाए और साथ ही साथ नीट का भी प्रिपरेशन होता रहे। चलो इसको मैनेज करते हैं। और हाँ, एक और होमवर्क है, नहीं चलो छोड़ो, बस इतना ही होमवर्क। और अब सेल का क्या क्या होना चाहिए सेल के पास ताकि वो हम सेल कहें उसको। तो पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसके पास प्रोटेक्शन के लिए आउटर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन यानी कुछ मेम्ब्रेन होना चाहिए। ये मेम्ब्रेन में भी हो सकता है कि अगर प्लांट सेल हो तो सेल वॉल हो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, अगर एनिमल सेल हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ठीक है। देखिए नोट्स के लिए टॉपिक बता दीजिए। अरे भाई जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वही नोट्स आपको लिखना है, वही कॉपी करना है, ठीक है। अलग से किसी चैप्टर का नोट्स नहीं लिखना है, किसी टॉपिक का नहीं, यहीं से लिखना है। ये जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इसी को कॉपी करना है और इसी को सबमिट करना है, ठीक है।
चलो, मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एक उसके पास आउटर कवरिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा, उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तीसरा, उसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए। चौथा, वो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ठीक है। पांचवा, रिप्रोडक्शन वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिप्रोडक्शन करना चाहिए। तो कुछ क्राइटेरियाज है, एक्सक्रीशन करना चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सक्रीशन यानी पूरा मेटाबॉलिज्म उसके अंदर होना चाहिए। ये सब कुछ क्राइटेरियाज है ताकि हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एक हम सेल का नाम देते हैं, ठीक है, सेल का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, कुछ एक कॉम्पोनेंट, कुछ एक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, आप लोग बताइएगा कोई सेल है कि नहीं है। वायरस, क्या वायरस एक सेल है? वायरस, क्या वायरस एक सेल है? ये क्वेश्चन है। तो वायरस एक सेल नहीं है। क्यों नहीं है सेल? क्योंकि अब देखते हैं हम इसका क्राइटेरिया क्या क्या इस पे मैच नहीं करता है। इसका क्राइटेरिया है, इसके पास मेम्ब्रेन तो होते हैं, प्रोटीन कवरिंग होता है, चलो ये पास हो गया। लेकिन इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, लेकिन प्रोटीन कवरिंग होता है, चलो। साइटोप्लाज्म नहीं होता है, यानी इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। साइटोप्लाज्म यानी सेल ऑर्गेनल्स, ये नहीं होता है। न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर आरएनए और डीएनए और बोथ। सम वायरसेस आर हैविंग बोथ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, तो दोनों होने चाहिए, या आरएनए या फिर डीएनए या फिर दोनों होता है। सम वायरसेस हैविंग बोथ आरएनए एंड डीएनए। एनीवेज, इसके अंदर खुद का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ये भी इसमें नहीं होता है। ये जब तक होस्ट पर जाकर बैठता नहीं है तब तक ये इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अगर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है उसको हम नॉन लिविंग घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं? नॉन लिविंग घोषित कर देते हैं, यानी उसके बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो भी नॉन लिविंग में आएगा। तो ये कंप्लीटली नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, और ये सब होने लगेगा जब ये होस्ट पर जाकर बैठेगा। यानी कोरोना वायरस है ये कोरोना वायरस ह्यूमन पर आकर बैठ गया, हाइपर एक्टिव हो गया। नहीं तो ये एक्टिव नहीं है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। कोरोना भी तो एक वायरस है, लेकिन क्या कोरोना वायरस सेम इटियोलॉजी रखता है? वो हम लोग किसी एक दिन हम एक दिन लॉन्च करने वाले, हम लेक्चर और वीडियो लेक्चर देने वाले हैं, लाइव वीडियो लेक्चर, जिसपे हम कोरोना वायरस के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, पूरा 1 घंटा, ठीक है। तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस पे जानने की को, ठीक है। मेटाबॉलिज्म नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्यों, किस बिना पर, किस आधार पर हम इसको वायरस कहें? हम इसको वायरस नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम वायरस नहीं कर सकते। तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि कब हम लेक्चर लेंगे इस पे, कोरोना वायरस पे आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, स्टेटस लगा देंगे या ग्रुप पे इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वायरस, तो इसीलिए हम वायरस को सेल नहीं मानते, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म्स नहीं होते, वो लिविंग नहीं है, ठीक है, लिविंग नहीं है जब होस्ट के बाहर रहता है, राइट। तो ये वायरस एक सेल नहीं है। वायरस जो एक सेल होने के लिए हमें ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, तब जाकर हम उसको कहेंगे कि एक वायरस, ठीक है। तो एक सॉरी एक सेल है, आई एम सो सॉरी, अगर ये क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करता है हम उसको क्या कहेंगे? एक सेल है। अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है वो सेल, हम उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। डन, क्लियर। तो हम एक क्वेश्चन, हम यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं। क्या क्वेश्चन है? बताओ कि क्या फंगस एक सेल है? क्या लिवर सेल एक सेल है? क्या न्यूरॉन एक सेल है? एग्जाम्पल बहुत सारे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या सेल हैं? यस, ये सारे सेल हैं, क्योंकि इसके पास खुद का मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, ये खुद के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये डिवाइड भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, यानी रेप्लिकेट भी होते हैं, यानी इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, सब कुछ होता है, सारे क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं सारे तीनों, इसीलिए सेल कहलाएंगे। समझ में आया कि सेल हम क्यों कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, इसके पीछे के कारण ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई में पूछा जा सकता है या फिर आपको नीट में एमसीक्यू के तौर पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में, नोट्स बनाने में मदद हो जाए, ठीक है। ऑल राइट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑल राइट, चलो, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर, अभी आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। मेन तो हमारा मकसद है आपको समझ में आ जाए, इंटरेस्टिंग तो हम बना ही देंगे, आपको बस समझ में आना चाहिए। आई होप आपका ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो क्या करिए, अब करना क्या है, अगर समझ में आ गया तो अपने पोलिंग ऑप्शंस पे जाइए और वहां पे टिक का ऑप्शन लगा दीजिए। अगर किसी को डाउट है तो डाउट भी अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और डाउट नहीं है तो अपने पोलिंग ऑप्शन से टिक क्लिक कर दें। यस, सबको, सब लोग अगर करते हैं तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लगा तो रॉन्ग भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो का वहां पे एक्स यानी क्रॉस का सिंबल होगा, उसको दबा देना, काम खत्म, समझ जाएंगे। ईशांत करंट को समझ नहीं आया, ओके, और समझ में आ गया, टिक आ गया फिर से। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम अब अवेलेबल है अभी डाउट सेशन के लिए। तो मतलब अभी 5 मिनट में शॉर्ट, जितने भी छोटे छोटे डाउट्स होंगे हम क्लियर कर सकते हैं। आप कोई डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ईशांत करण को। ओके, थैंक यू ईशांत करण। आई होप कि आपके बटन क्लिक करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए आपकी गलती वहां पे हो गई, नो प्रॉब्लम। चलिए, अभी ओपन फॉर डाउट, कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, नहीं है तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।